तो अब हम फाइनली न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बुक मैं फॉलो करने वाली हूँ वो है अकाउंटेंसी फॉर क्लास +1। तो दैट बुक इज़ पब्लिश्ड बाय आर्या पब्लिकेशंस। मिस्टर DK गोयल उसके ऑथर हैं और 17th एडिशन है मेरे पास 2019 वाला। तो क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो जाया करेगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप कोई भी बुक फॉलो करें। हमारा मेन मकसद क्या है, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। बट क्वेश्चंस कराने के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैं कौन सी बुक यूज़ करने वाली हूँ। तो अब सबसे पहले जो हम सम स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन कई लोगों से सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि वो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो प्रॉपर सम होता है वो तो कर जाते हैं, लेकिन ये वाली जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो उनको नहीं होती, जिस कारण से ऐसा सम वो गलत कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड होगा। तो इलस्ट्रेशन 11 है। A commenced business on 1st April 2011 with a capital of 5 lakh. On 31st March 2012, his assets were worth rupees 7,80,000 and liabilities rupees 70,000. Find out his closing capital and profits earned during the year. तो ऐसे वाले समझ में हम क्या करते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी होती है सबसे पहले हम वो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं ताकि कुछ भी हमारे से मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले लिखा है A commenced business on 1st April 2011 with a capital of 5 lakh। तो हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 11। कैपिटल एज ऑन, कैपिटल के बाद हम वर्ड यूज़ करते हैं एज ऑन 1st April 2011 5 लाख। ए ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1st April 2011 को, तो वैसे भी पता चल रहा है जो भी बिगिनिंग वाला बैलेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है 5 लाख। उसके बाद लिखा है 31st March 2012 हिज एसेट्स वर वर्थ 7,80,000। फिर हमें बता दिया कि एसेट्स कि क्या वर्थ है हमारी, और ये बताया 31st March 2012। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए ये कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है। इस क्वेश्चन में ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2011-2012। ये 1st April 2011 को इसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1st April 2011 से 31st March ऑफ द नेक्स्ट ईयर वो कौन सा ईयर होता है, वो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसने बता दिया हमारे पास एसेट्स क्या थे जब वो पीरियड क्लोज हुआ, उसके एसेट्स थे वर्थ रुपीज़ 7,80,000। अब सम्स में एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो करेंसी होगी, मतलब रुपी ही होगा, हमारा इंडियन करेंसी होगा, तो हमेशा रुपीज़ यहाँ पे लिखना है, नहीं तो उसके भी आपके मार्क्स काटे जाते हैं। और बता दिया कि इसी दिन लायबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है, रुपीज़ 70,000। फिर उसने क्या बोल दिया, फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये तो है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखो कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आपको कौन से वाले दिए हैं। तो अब ये 31st March 2012 एंड ऑफ द पीरियड आपको बैलेंसेस दिए हैं, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये हैं क्लोजिंग बैलेंसेस। और कैपिटल का जो ये बैलेंस दिया हुआ है ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल है। 1st April 2011 को उसने बताया कैपिटल इतनी थी। अब हुआ क्या होगा, कैपिटल उसने लगाई, उसने कुछ इनकम कमाई होगी, उसने कुछ खर्चे किए होंगे, वो सारा उसका नेट इफेक्ट प्रॉफिट ऐड हुआ होगा और क्या उसके पास बचा होगा, क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस बचा होगा, और उसने हमें प्रॉफिट भी निकालने को बोला है। अब हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती क्या है कि सोर्सेज इज इक्वल टू यूजेस। तो सोर्सेज हमारे क्या होते हैं, एक तो कैपिटल और एक लायबिलिटीज़।
और हमने सीखा हुआ है कि लायबिलिटीज़ को एक और तरीके से हम बाइफिकेट करते हैं, जो कि होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। असल में कैपिटल भी लायबिलिटी ही होती है, उसको हम अलग से इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो ओनर से रिलेटेड होती है, इसलिए हम उसको लायबिलिटीज़ में वैसे नहीं काउंट करते, बल्कि इट इज़ ऑल्सो अ लायबिलिटी। तो ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है जो बाकी लायबिलिटीज़ में हम लेते हैं। तो ये जो सोर्सेज होते हैं ये इक्वल टू यूजेस, यूजेस क्या, एसेट्स। तो अब क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है एसेट और लायबिलिटी का, तो उससे जो कैपिटल निकलेगी वो भी क्या निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल ही निकलेगी। कभी भी आप क्लोजिंग बैलेंस से कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल सकते। अपने बहुत ध्यान रखना है आपको किस चीज़ का क्लोजिंग बैलेंस दिया है और किस चीज़ का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, नहीं तो आप सम गलत कर जाओगे। और जब क्लोजिंग बैलेंसेज यूज़ करके जो चीज़ निकाल रहे हो, मतलब पीरियड में सब कुछ हो गया उसके बाद का बैलेंस दिया हुआ है, उसको जो चीज़ यूज़ करके निकालोगे वो क्लोजिंग ही निकलेगी। तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको फिर से लिखूं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। अब क्लोजिंग कैपिटल यही हमने निकालनी है, प्लस लायबिलिटीज़। क्लोजिंग लायबिलिटी हमारे पास है 70,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग एसेट्स की भी वैल्यू हमें पता है 7,80,000। देयरफॉर क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 7,80,000। यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, यहाँ जाके ऑब्वियसली माइनस होगा। कैलकुलेशन में गलत नहीं करना, और ये तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। 7,80,000 माइनस 70,000 विच इज़ इक्वल टू 7,10,000। तो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस हमारा निकल गया, क्या निकला, 7,10,000 रुपीज़। 7,10,000 हमारा क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस निकल गया। अब समझो हुआ क्या है। ओपनिंग कैपिटल इसके पास 5 लाख की थी, 1,4,11 को इसका कैपिटल बैलेंस 5 लाख था। कुछ ना कुछ इसने किया, इनकम कमाई, कुछ खर्चे किए, वो नेट चीज़ उसमें ऐड होके उसके पास उसने अपनी क्लोजिंग कैपिटल कितनी कर ली, 7,10,000 कर ली। कैसे कर ली, प्रॉफिट कमाया है उसने। तो अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूँ। मैंने जैसे आपको अभी पीछे बताया था कि ओपनिंग कैपिटल में अगर हम ऐड कर दें प्रॉफिट तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। इतना आपका कैपिटल का बैलेंस था। इनकम एक्सपेंसेस करके जो भी नेट रिजल्ट निकला, प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो माइनस, वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है और आपका क्या निकल जाता है, क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस निकल जाता है। अब ये लिख लो यहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल, अभी मैं कैपिटल ओपनिंग को OP डॉट और कैपिटल को CAP डॉट लिख रही हूँ। आपने ऐसे नहीं करना, आप पूरा ही लिखेंगे। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास दी हुई है 5 लाख प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली 7,10,000। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़, या एक बार लिखी दूँ, 7,10,000 माइनस 5 लाख, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, रुपीज़ 2,10,000। अब निकाल तो ये चीज़ कोई भी लेगा, जिसको फॉर्मूला याद हो वो भी निकाल लेगा, पर हमने इसका असल में मतलब समझना है कि ओपनिंग कैपिटल, देखो ये कैपिटल हमारे पास थी, तो क्लोजिंग लायबिलिटीज़ और क्लोजिंग एसेट से जो हम कैपिटल निकालेंगे वो कैपिटल का बैलेंस भी क्या निकलेगा, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल टू यूजेस, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो इनकम एंड एक्सपेंस से जो भी चीज़ें हुई होती है वो किस में एडजस्टेड होती हैं, वो ऑलरेडी कैपिटल में एडजस्ट होती है। इसीलिए हमने ये चीज़ करी है। ये चीज़ करने का प्रॉपर रीज़न, हर चीज़ का प्रॉपर रीज़न है, इसलिए ही हम ये चीज़ करते होते हैं। याद तो कोई भी कर लेगा, पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अब क्योंकि वो कैपिटल में एडजस्टेड रहता है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल निकल गई जो कि 7,10,000 निकली। अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करके 7,10,000 हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। जैसे ही आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकली आपको वैसे ही दिख जाना चाहिए था, स्टार्टिंग में ये बैलेंस था, एंडिंग में ये बैलेंस हो गया, मतलब कि ये जो डिफरेंस है वो उसने क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया, क्योंकि कैपिटल बढ़ गई। इसी तरीके से अगर कैपिटल कम हो गई होती तो आपको पता चलना चाहिए था कि क्या हो गया, उसने लॉस सस्टेन कर लिया है, इस कारण से उसकी कैपिटल क्या हो गई है, कम हो गई है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। कैपिटल का बैलेंस जो है वो 7,10,000 निकल गया और जो प्रॉफिट है वो हमारा 2,10,000 निकला। लास्ट में एक और चीज़ बता दूँ, जब भी कोई सम करते हो जिसमें आपको कुछ ना कुछ ढूंढने को बोला होता है, तो जो ढूंढने को बोला होता है लास्ट में उसको क्या करा करो, एक बॉक्स में डाल दिया करो। जैसे यहाँ पे हमें उसने क्लोजिंग कैपिटल निकालने को बोला था, तो क्लोजिंग कैपिटल जो निकली वो भी आपने बॉक्स में डाल दी, और प्रॉफिट उसने निकालने को बोला था तो वो भी क्या किया, आपने बॉक्स में डाल दिया, ताकि एग्जामिनर को कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, उसको दिख जाए स्टार्टिंग में ही कि इस बच्चे ने जो सम सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है। और आपके स्टेप्स भी ऑब्वियसली सही ही होंगे क्योंकि हम अच्छे से हर चीज़ समझ कर रहे हैं। हमें हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि क्यों ये चीज़ हो रही है, और वही हम ध्यान देने वाले हैं हर एक क्लास में। हर चीज़ में आपको क्यों का मतलब बताया जाएगा और फिर ही हम न्यूमेरिकल पार्ट पर जाया करेंगे। तो अब आप लोग प्लीज़ इस सम को खुद से सॉल्व करें, खुद से सोच के करें। मुझे पता है दो ही चीज़ें याद करने वाली है, एक तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, उसका भी मतलब पता है क्योंकि सोर्सेज इज इक्वल टू यूजेस होना चाहिए, मतलब जितना हम ओन करते हैं शुड बी इक्वल टू जितना हम ओ करते हैं। तो एक तो वो चीज़ याद करने वाली है। दूसरी चीज़ याद करने वाली है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, पर हमें हर चीज़ का मतलब पता है, इसलिए आप ध्यान से अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या क्या हुआ होगा क्वेश्चन में, वो सोचकर आप एक बारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने अपने आप किया होगा। मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकती हूँ आप लोग अपने आप करने की कोशिश करेंगे सम को, पर असल में तो आप पे डिपेंड करता है। पर ट्राई करो कि खुद ही सम करो ताकि अच्छे से आपको रिटेन भी हो पाए। अब ये था एक तरीके का सम जो आपको आएगा जिसमें आपको मिसिंग फिगर्स निकालनी होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस सम में क्या हो सकता है, जो एसेट्स है और लायबिलिटीज़ हैं, जैसे अभी इसका टोटल दे रखा था, तो अभी क्या कर सकते हैं, वो सम को बस लंबा करने के लिए एसेट्स को बाइफर्केट कर सकते हैं। जैसे बता देंगे बिल्डिंग इतने की है, लैंड इतने की है, कैश इतना पड़ा है हमारे पास, लायबिलिटीज़ में बता देंगे इतने लोन्स हमारे पास पड़े हैं, इतने क्रेडिटर्स हमारे पास पड़े हैं। तो आपको पता है क्या एसेट होता है, क्या लायबिलिटी होता है। आप एसेट्स का टोटल लगाएंगे, आप लायबिलिटीज़ का टोटल लगाएंगे। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वो सब में ये कर सकते हैं कि एसेट लायबिलिटीज़ को आपको बाइफर्केट करके दे दें। दूसरी चीज़ वो क्या कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई ओनर ने, या फिर वो क्या बता सकते हैं कुछ ले गया वो अपने बिजनेस में से, मतलब कि ड्राइंग्स कर ली। तो आपको पता ही है कि किसका इफेक्ट क्या होता है। एडिशनल कैपिटल क्या करेगी, और पैसे ले आए आप बिजनेस में तो वो कैपिटल को बढ़ा देगी, या रिसोर्सेज भी ले आए तो वो क्या करेगी, कैपिटल को बढ़ा देगी। और ड्राइंग्स हमें पता है ड्राइंग्स कैपिटल को कम करते हैं। तो सिर्फ ताकि आपके पास एक जगह नोट डाउन हो जाए, मैं यहाँ पे लिख दूँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ओपनिंग कैपिटल कि हमारे पास इतनी कैपिटल है, उसमें हम देख रहे थे, उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर रहे थे कि नेट जो रिजल्ट निकला, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो निकली, प्रॉफिट निकला या लॉस निकला, उसको एडजस्ट कर रहे थे, मतलब प्रॉफिट को ऐड कर रहे थे, लॉस को माइनस कर रहे थे, और हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ रही थी। लेकिन अब वो सम को लंबा करने के लिए क्या कर सकता है, या कुछ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, दे देगा कि एडिशनल कैपिटल इतनी लगाई तो कैपिटल और ले आए, तो उससे आपकी कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगी एडिशनल कैपिटल। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, और पैसा ले आया तो कैपिटल तो बढ़ेगी ही। फिर वो क्या बोलेगा, कुछ उसने विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज़, मतलब कि उसने ड्राइंग्स कर ली, तो ड्राइंग्स को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ओपनिंग में ये बैलेंस था, एडिशनल कैपिटल इतनी ले आया, ड्राइंग्स इतनी कर गया, और लास्ट में आप ऐड करोगे प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। न्यूट्रल रिजल्ट होला मतलब ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, बहुत ही रेयर केस होता है। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट को ऐड कर दोगे या फिर लॉस को क्या कर दोगे, माइनस, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आपका क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस निकल जाएगा। तो इस टाइप के सम को ज़्यादा से ज़्यादा इतनी कॉम्प्लिकेशन दी जा सकती है कि आपको क्या दे दे, वो एडिशनल कैपिटल भी दे दे और साथ में आपको ड्राइंग्स भी दे दे। तो आपको पता है स्टार्टिंग की कैपिटल क्या करोगे, और पैसा ले आया, कैपिटल बढ़ गई आपकी, वो ऐड करोगे। ड्राइंग्स, उसने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ रिसोर्सेज ले गया या मनी ले गया, तो क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। ड्राइंग से आपकी कैपिटल क्या होती है, कम होती है। इसी तरीके से जो नेट रिजल्ट है आपकी परफॉर्मेंस का, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट जो आपका है या लॉस अगर आपने सस्टेन कर लिया, प्रॉफिट को क्या करोगे, ऐड करोगे, लॉस को क्या करोगे, माइनस, और आपके पास क्या निकल जाएगी, आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख दो यहाँ पे।
तो बहुत ही ईजी सी चीज़, सिर्फ ध्यान से हर चीज़ को समझना होता है। अगर समझ के सम्स करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा सम्स करने में, आपको पता चलेगा असल में हो क्या रहा है। आपको हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, तो आपको ये चीज़ याद भी नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता है कि कैपिटल किस चीज़ से बढ़ती है, किस चीज़ से कम होती है, क्यों ऐसा होता है, तो आपको तो ये चीज़ें याद भी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप प्लीज़ ये भी नोट डाउन कर लीजिए।